हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज देखिएगा मूल विधियों की अगली क्लास। मूल विधियों की आज की वीडियो में हम 7वीं क्लास पढ़ने जा रहे हैं और 7वीं क्लास में जो आज का विषय रहेगा वो रहेगा बाल प्रतिषेध अधिनियम 2006। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की जो बाल विवाह का जो अधिनियम बनाया हुआ है 2006 में, उसके बारे में हम पूरी वीडियो पढ़ेंगे। अब ये पूरी वीडियो जो है घटना चक्र के साथ साथ दो पुस्तकों को और साथ में जोड़ करके दिखा रहा हूं मैं आपको पूरी वीडियो, तो आप लोगों ने पूरी अच्छी तरह से देखना है। अब देखिएगा इस वीडियो के बारे में हम चर्चा करते हैं। पहले तो मैं बताता हूं कि अगर आपने इसके पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो पीडीएफ के लिए मैंने ज्ञान कोश ऐप बना रखी है, या ज्ञान कोश नाम से फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप है। आप लोग कहीं से भी इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिएगा कि इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है। सबसे पहले तो इसका उद्देश्य पढ़ेंगे। तो इस अधिनियम का जो उद्देश्य है वो ये है कि बाल विवाह के अनुष्ठान का प्रतिषेध करना, मतलब कि जो बाल विवाह होते हैं उन बाल विवाहों का अनुष्ठान करना, रोकना ही, बाल विवाह को रोकना ही इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है। अब हम बात करते हैं कि ये जो अधिनियम है, इस अधिनियम को 10 जनवरी 2007 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति दी गई थी और यह अधिनियम 1 नवंबर 2007 से पूरे भारत में लागू हो गया था। ध्यान रखिएगा, 10 जनवरी 2007 में इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और 1 नवंबर 2007 से पूरे भारत में ये लागू हो गया था। इसके साथ साथ देखिएगा कि केवल भारत ही नहीं बल्कि भारत देश के लोग जो भारत से बाहर रह रहे हैं या पूरे भारत के नागरिक, सभी पर ये अधिनियम जो है ये लागू होता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि इस अधिनियम की धाराओं की तरफ। तो सबसे पहले तो अधिनियम की धारा 1 है, वो इसी अधिनियम के बारे में, इसकी परिभाषा के बारे में वर्णन करती है। लेकिन उसके बाद इसकी धारा जो 2 है, धारा 2 ये कहती है कि कुछ पारिभाषिक शब्दावलियों को इसने परिभाषित किया है। कुछ शब्दावलियां ऐसी है जो कि इस अधिनियम के तहत प्रयोग की जाती है। तो उन सभी शब्दावलियों का ही अधिनियम 2 में वर्णन किया गया। कौन कौन सी शब्दावलियां हैं तो उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले तो बालक शब्द। बालक शब्द का अर्थ क्या है? तो बालक शब्द जो है, इस बालक शब्द का जो अर्थ होता है वो ये होता है कि जो व्यक्ति, जो पुरुष 21 वर्ष से कम का है और जो महिला 18 वर्ष से कम की है, वे दोनों ही बालक की श्रेणी में आते हैं। यानी कि पुरुष की श्रेणी, यानी कि लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम होनी चाहिए और लड़की की जो उम्र है वो 18 वर्ष से कम की अगर होगी तो वह बालक कहलाएगी। यानी कि इस उम्र से कम के बच्चों की शादी करना निषेध है, इनका बाल विवाह के अंतर्गत आता है। दूसरा होता है बाल विवाह। क्या होता है? तो बाल विवाह का अर्थ होता है कि ऐसा विवाह जिसमें लड़का तथा लड़की की जो उम्र है वो 21 और 18 वर्ष से कम की होती है, उनका जब भी विवाह किया जाता है तो यह बाल विवाह के अंतर्गत आता है। और आप सभी के लिए एक प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट आता है कि विवाह के लिए कम से कम लड़के की उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष, और कम से कम लड़की की उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 18 वर्ष। तो यहां से आपके ये प्रश्न भी क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं, इसके अंदर एक और शब्दावली आती है कि बाल विवाह का प्रतिषेध अधिकारी। अब देखिएगा, बाल विवाह का जो प्रतिषेध अधिकारी होता है ये कौन होता है? तो ये ऐसा अधिकारी होता है जिसे इस अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत नियुक्त किया जाता है। यानी कि इस अधिनियम की जो धारा 16 है, ये धारा 16 जो है ये एक व्यक्ति को लगाती है या एक व्यक्ति की नियुक्ति करती है जो कौन होता है? जो कि इस बाल विवाह के अंतर्गत आने वाली सब दिक्कतों को देखता है। उसके बाद बात करते हैं अवयस्क कौन होता है? तो ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष पूरी नहीं हुई है लेकिन किसी अवयस्क का न्यायालय द्वारा संरक्षण नियुक्त किया गया है, तो वह उसकी उम्र भी यदि 21 से 21 वर्ष नहीं हुई है तो वह कहलाएगा अवयस्क। तो ये कुछ शब्दावलियां हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब ये तो अधिनियम 2 की इस अधिनियम की धारा 2 के अनुसार कुछ शब्दावलियां थी, लेकिन अब हम बात करते हैं कि इसके अंतर्गत धारा 3 क्या कहती है। तो इस अधिनियम की धारा 3 ये कहती है कि कोई भी बाल विवाह, चाहे वह अधिनियम के पहले का हो या अधिनियम के बाद का हो, वह पक्षकारों के विकल्प का शून्यीकरण होगा यदि वह पक्षकार विवाह के समय बालक था। यानी कि सिंपल सी बात, ये जो भाषा मैं आपको बता रहा हूं ना, ये भाषा तो आपकी मूल विधियों की भाषा है, लेकिन इस भाषा को मैं आसान करके आपको बताता हूं कि धारा 3 जैसे मैंने पढ़ा है वैसे समझ में नहीं आया होगा। इसका मतलब ये समझिएगा कि इसको आसानी से समझेंगे कि जिस व्यक्ति की, लड़के की उम्र 21 और लड़की की 18 से कम है और अगर उनकी शादी हो जाती है
तो ऐसे में दोनों का जो विकल्प है, दोनों की जो शादी है वो निषेध मानी जाएगी और ऐसे में उनकी शादी जो है वो वैध नहीं होगी, ये धारा 3 कहती है। इसके द्वारा क्या होता है कि यदि याचिका दाखिल करते समय जो याचिका दाखिल करता है, यानी कि याची जो है, याचिका दाखिल करने वाला व्यक्ति अवयस्क है, तो याचिका उसके किसी संरक्षक के द्वारा होगी या न्याय मित्र के द्वारा होगी या बालक विवाह प्रतिषेध अधिकारी के द्वारा दाखिल कराई जा सकती है। मतलब कि अवयस्क है, अवयस्क में मैंने बताया था 21 वर्ष से कम का, तो जो 18 से 21 वर्ष का व्यक्ति जो है वो याचिका दाखिल नहीं कर सकता है, लेकिन उसके फेवर में या तो उसके माता पिता कर सकते हैं, उसके संरक्षक कर सकते हैं, जिसके साथ रहता है वे कर सकते हैं, उसके मित्र कर सकते हैं, या वह बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी अपनी तरफ से उनके लिए दाखिल जो है ये याचिका दर्ज कर सकता है। उसके बाद बात करते हैं कि इस अधिनियम के अनुसार क्या होता है कि जो बाल विवाह की महिला पक्षकार है इसको आवास और भरण पोषण की व्यवस्था करी जाएगी। जो बाल विवाह के अंतर्गत जो लड़की आती है, जो महिला आती है, उसके लिए आवास की सुविधा होनी चाहिए, साथ में उसके भरण पोषण की व्यवस्था भी प्रदान की जानी चाहिए। इसके साथ साथ क्या होता है कि जो भरण पोषण की राशि है वो मासिक भी हो सकती है और एक मुश्त भी हो सकती है। मासिक और एक मुश्त का मतलब ये है कि या तो उसे जो खर्चा है, भरण पोषण है, ये प्रति महीने दिया जाता है, और अगर प्रति माह नहीं दिया जाता है तो उसे एक मुश्त राशि भी प्रदान की जा सकती है। एक मुश्त का मतलब होता है कि एक बार में ही पूरी राशि उसे भरण पोषण के लिए प्रदान की जाए। अब हम बात करते हैं कि बाल विवाह की जो स्थिति है, इस स्थिति में न्यायालय दूसरे पक्षकार को यह आदेश देता है कि वह विवाह के समय जो भी उपहार प्राप्त किए थे, जो भी सामान प्राप्त किए थे, जो कुछ भी वस्तुएं प्राप्त करी थी, उन सब वस्तुओं को जो लड़की के माता पिता है या लड़की के जो संरक्षक हैं उनको वापस लौटाए। ऐसे में न्यायालय ये कह सकता है कि जो भी सामान आपने लिया है वो सारा सामान जो है वो लड़की के घर वालों को या उनके संरक्षकों को प्रदान किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं कि जो बाल विवाह से अनेक बार ऐसा हो जाता है कि बच्चे, छोटी मेंटेलिटी होती है, तो इस मेंटेलिटी में बाल विवाह से उत्पन्न जो संतान हो जाती है, उन उत्पन्न संतानों की रक्षा के लिए और उनके संरक्षण के लिए भी दिशा निर्देश जो है वो न्यायालय दे सकता है कि यानी कि अगर बाल विवाह से उत्पन्न बच्चे होते हैं तो उनके लिए भी कुछ दिशा निर्देश दिए जाते हैं। अब बात करते हैं धारा 6 क्या कहती है इसकी। तो इस अधिनियम की धारा 6 के अनुसार बाल विवाह के शून्य घोषित होने पर, शून्य मतलब कि अवैध घोषित होने पर या उसको निरस्त करने पर, ऐसी स्थिति में संतान की जो धर्मजता होती है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि बाल विवाह हो गया, उसके पश्चात उनके संतान उत्पन्न हो जाती है, तो वो जो संतान उत्पन्न होती है वो उसी धर्म की मानी जाती है जिस धर्म से वे माता पिता या जो अवयस्क बच्चे हैं या बालक है उनको उन्होंने पैदा किया है उसको, तो उसी धर्म से वो संबंध रखता है। तो ऐसा किसी के धर्म पर कोई उंगलियां नहीं उठाई जाती है। बात करते हैं, मैं आपको मुख्य धाराएं बता रहा हूं इसकी। अब इसके बाद बात करते हैं धारा 8। तो इस अधिनियम की धारा 8 क्या कहती है? ये कहती है कि बाल विवाह के लिए जो याचिका का प्रस्तुतिकरण, मतलब कि इस धारा 8 के अनुसार बाल विवाह के मामले में जो अनुतोष प्राप्त करने के लिए संबंधित जिला न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है। मतलब कि अनुतोष का मतलब होता है कि वापिस में कुछ पैसे, धन जो लौटाया है उसके भरण पोषण के लिए जो पैसे मिलते हैं वही अनुतोष कहलाता है। अब बात करते हैं कि ये न्यायालय निम्न होगा। कौन कौन से न्यायालय में होगा? कि जहां विवाह का अनुष्ठान हुआ हो वो उस न्यायालय को चुन सकते हैं जहां पर जो विवाह हुआ था उनका अनुष्ठान पूरा हुआ था। यानी कि जिस स्थान पर, जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में उन लड़का लड़की की शादी हुई थी वहां पर हो सकता है, उस न्यायालय को चुन सकते हैं। या फिर जहां प्रतिवादी या बालक बालिका निवास करते हैं, कि जिस क्षेत्र में बालक बालिका निवास कर सकते हैं उस न्यायालय में वो याचिका दर्ज की जा सकती है। या जहां पक्षकारों ने अंतिम रूप से निवास किया था, कि वो न्यायालय भी हो सकता है जहां पर अंतिम रूप से बालक पक्षकार जो थे वो रुके थे, वो भी हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं कि जहां याचिकाकर्ता याचिका प्रस्तुत करने की तारीख को निवास कर रहे हैं, यानी कि किसी भी क्षेत्र में जाकर के न्याय के लिए मांग की जा सकती है। अब बाल विवाह के लिए दंड का भी प्रावधान है। बात करते हैं क्या है कि यदि वर्तमान में भारत सरकार जो है इसने बाल विवाह को अवैध घोषित कर रखा है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि बाल विवाह जो है भारत देश में अवैध है। अगर ऐसा कोई करता है या करता पाया जाता है या उसमें सहायता करता कोई व्यक्ति पाया जाता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान है। और यदि बाल विवाह होता है तो उसके लिए क्या दंड है ये हम पढ़ते हैं कि धारा 9 ये कहती है कि यदि जो पुरुष
18 वर्ष से अधिक का होते हुए भी बाल विवाह करता है तो वह 2 साल का कठोर दंड भोगेगा। यानी कि अगर लड़का है जिसकी उम्र 18 से ज्यादा हो चुकी है और 21 से कम है तो ऐसे में वह व्यक्ति को भी 2 साल का कठोर दंड मिलेगा, साथ में 10 लाख रुपए, साथ में 1 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा। 1 लाख रुपए तक का जुर्माना और 2 साल की सजा। ये तो लड़के के लिए है जो शादी करता है 18 वर्ष से होने के बाद और 21 वर्ष से कम की उम्र में वो शादी करता है तो उसके लिए। अब अधिनियम की धारा 10 के अनुसार बाल विवाह संपन्न कराने वाला, संचालित करने वाला, निर्देश देने वाला, दुष्प्रेरित करने वाला, सहायता करने वाला जो व्यक्ति भी बाल विवाह कराने में सम्मिलित है, चाहे वो लड़का पक्ष का है या लड़की पक्ष का है, सभी के लिए 2 साल का दंड मिलेगा। साथ में जुर्माने के तौर पर कितने रुपए? 1 लाख रुपए तक का उन्हें दंड दिया जा सकता है। दर्द नहीं है, ये दंड है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि अधिनियम की धारा 11 क्या कहती है। तो इसके अनुसार बालक के जो माता पिता है या जो संरक्षण है या विधि विरुद्ध या वैध व्यक्तियों से किसी संगठन का सदस्य हो, ऐसे विवाह में सम्मिलित होकर प्रेरित करता है या अनुष्ठान की अनुमति देता है या अनुष्ठान के लिए निर्देश देता है तो उसे भी 2 साल का कठोर कारावास दिया जाएगा, साथ में 1 लाख रुपए तक का जो है ये जुर्माना दिया जाएगा। तो ये बातें हमने यहां से पढ़ी। उसके बाद धारा 12 है। इस अधिनियम की धारा 12 क्या कहते हैं? ये कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें कि विवाह शुरुआत से शून्य रहेगा। कुछ जो इस अधिनियम की धारा 12 है, ये धारा 12 ये कहती है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है कि अगर इनमें आपने शादी विवाह किया है तो वो तो बिल्कुल ही अवैध रहेगा, वो तो शून्य रहेगा, उसे मान्यता नहीं दी जाएगी। जैसे यदि बालक या बालिका व्यस्त है और किसी विधिपूर्ण संरक्षा से ले जाया जाता है। उसके बाद यदि किसी स्थान से उन्हें ले जाने के लिए बल का प्रयोग किया जाता है, अगर शादी के लिए बल का प्रयोग किया जाता है लड़के के लिए या लड़की के लिए तो वह शादी अवैध होगी। साथ साथ में यदि किसी बालक या बालिका का विक्रय किया जाए, मतलब कि कई बार ऐसा देखा होगा आप लोगों ने, फिल्मों में आपने सुना भी होगा कि बच्चों को बेच दिया जाता है, खरीद लिया जाता है, तो अगर कोई खरीदा हुआ या बेचा हुआ बच्चा है, शादी अवैध होगी। दूसरी, दुर्व्यवहार किया जाता है, दुर्व्यापार किया जाता है। दुर्व्यापार किया जाता है मतलब लड़के या लड़कियों का व्यापार करने के बाद उसके लिए उसकी शादी करा दी जाए, या किसी अनैतिक प्रयोजन के लिए उनका प्रयोग किया जाए कि कोई प्रयोजन, कोई उनका कार्य जो अनैतिक रूप से रहता है तो उसके लिए भी, उनके लिए कोई भी, ये ऐसी स्थितियां हैं जहां पर शादी जो है, विवाह जो है वो मान्य नहीं होगा। इसके बाद में बात करते हैं कि बाल विवाह को प्रतिबंधित करना। धारा 13 जो है वो बाल विवाह को प्रतिबंधित करती है, जैसे कि इसके अनुसार बाल विवाह को प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए जाते हैं और न्यायालय की शक्तियों का प्रावधान भी इनका प्रावधान करती है। उसके बाद सामूहिक बाल विवाह रोकने के लिए प्रयोजन से जिला मजिस्ट्रेट जो है वो बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की हैसियत से कार्रवाई कर सकता है। कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि सामूहिक रूप से बाल विवाह कर दिए जाते हैं। सामूहिक रूप से मतलब कि 2 या 2 से अधिक लड़के लड़कियों का एक ही मंडप में लगातार एक साथ बैठा करके शादियां कर दी जाती है। सामूहिक बाल विवाह जो है, इसके लिए भी जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी है वो कार्रवाई कर सकता है। इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट के पास अतिरिक्त शक्तियां भी हो सकती है और इस कार्य को रोकने के लिए अतिरिक्त बल का भी प्रयोग किया जा सकता है। यानी कि मतलब अगर जो संख्या है बाल विवाह की बहुत ज्यादा हो गई है तो ऐसे में आप पुलिस फोर्स का सहायता ले सकते हैं, आप अन्य लोगों की सहायता भी ले सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा कार्य रुकवाना है तो उसके लिए अन्य सहायता जो है वो भी आसानी से ली जा सकती है। और इस अधिनियम की धारा 15 के अनुसार इस प्रकार का अपराध जो है वो अजमानती होगा और संज्ञेय होगा। यानी कि वो जो अपराध किया जाता है उसकी कोई जमानत नहीं होगी, वो अपराध अजमानती होगा, जमानत नहीं हो पाएगी उस अपराध के लिए। उसके बाद बात करते हैं आगे। धारा 16 क्या कहते हैं कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के बारे में धारा 16, जो कि मैंने आपको धारा 2 में भी पढ़ाया था जब हमने बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के बारे में पढ़ा था कि धारा 16 के अंतर्गत जो व्यक्ति नियुक्त किया जाता है वह अधिकारी, तो उसके बारे में अब हम पढ़ते हैं कि धारा 16 के अनुसार राज्य सरकार पूरे राज्य में एक या एक से अधिक बाल प्रतिषेध अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है। उसके साथ ही राज्य सरकार किसी सम्मानित व्यक्ति, नगरपालिका अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी या किसी लोक उपक्रम अधिकारी या किसी गैर सरकारी संगठन के पदाधिकारी से
बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की सहायता करने का आग्रह करे तो वह व्यक्ति उसकी सहायता करने के लिए बाध्य होंगे कि उन व्यक्तियों को उस व्यक्ति की सहायता करनी पड़ेगी जो कि बाल विवाह को रोकने में सहायता कर रहा है। तो उसके लिए ये सब बनाई गई है। उसके बाद आखिरी स्लाइड है कि इस अधिनियम की धारा 18 और धारा 19। धारा 18 क्या कहती है कि इसके अनुसार सद्भावना में ली गई कार्यवाही को संरक्षण प्राप्त होगा। साथ में अधिनियम की धारा 19 ये कहती है कि राज्य सरकार को नियमावली बनाने की शक्तियां जो है वो प्राप्त है और राज्य सरकार जो है बाल विवाह के खिलाफ नए नियम बना सकती है और पुराने नियमों में भी सुधार किया जा सकता है। तो देखिएगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि बाल विवाह को रोकने के लिए कुछ नए नियमों को बनाया जाना चाहिए तो आप उन नए नियमों को बना सकते हैं। साथ साथ में आप पुराने नियमों में भी सुधार कर सकते हैं, उनमें संशोधन किया जा सकता है। तो ये हमने आज पढ़ा है पूरा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के बारे में। बात कर लेते हैं कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप ज्ञानकोश नाम से ही ऐप है, ज्ञानकोश नाम से फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप है। आप लोग किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ में आज की वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार से आप हमारे साथ बने रहिएगा। आज की क्लास 7वीं थी, अगली क्लास में आपके सामने लेके आता रहूंगा। तो आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।